जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। अगर आपका भविष्य में एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीजीएल टियर 2, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आज की क्लास को मिस मत कीजिएगा। ऐसी क्लास लेकर आया हूँ कि आज की क्लास से आपकी परीक्षा में आपको हर परीक्षा के अंदर 8 से 10 सवाल हूबहू देखने को मिलने वाले हैं। आज हम बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे एक क्लास के अंदर। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। सारी सवाल आप अपनी कॉपी में वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 2022 के जितने भी खेल से संबंधित सवाल बन सकते हैं उन सवालों को। दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है तो आपको दोस्तों याद होगा नोवाक जोकोविक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और दोस्तों आपसे क्या पूछा जाएगा, महिला विजेता। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में इसमें महिला विजेता कौन बनी है, आर्या सबलेंका। कौन बनी है, आर्या सबलेंका। ये सवाल आप नोट करके रखें, आपकी परीक्षा के लिए रामबाण सवाल रहेगा। अब दोस्तों आपको याद होगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन, ये टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं। सवाल आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुराना वाला टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, विंबलडन ओपन। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, मैं आपको वो भी बता देता हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाल ही में किस खिलाड़ी ने अपने खेल से संन्यास की घोषणा की है, रोजर फेडरर ने। ये टेनिस के खिलाड़ी हैं और दोस्तों कहां के रहने वाले हैं, स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। यूएस ओपन दोस्तों कौन सा, यूएस ओपन 2022। अगर आपसे पूछा जाए कि यूएस ओपन 2022 का विजेता कौन था, कार्लोस अल्कराज। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ईरानी कप 2022 में देश दोस्तों कौन सा देश विजेता बना है, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, रेस्ट ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र। दोस्तों हम आपको बता दें ईरानी कप 2022 में कौन विजेता बना है, ये रेस्ट ऑफ इंडिया इसका विजेता बना है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्विस ओपन 300 2023 का विजेता कौन बना, सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, तान सियांग या ए और बी दोनों। दोस्तों आपको बता दें स्विस ओपन 300 2023 इसका विजेता कौन बना है, ये सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी तथा चिराग शेट्टी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आप ध्यान में रखें। ये सब वो सवाल है जो आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएंगे। दोस्तों स्विस ओपन 300 2023 का विजेता कौन बना है, सात्विक साईराज और रिंकी रेड्डी। अब दोस्तों यहीं से 1 से 2 सवाल मैं आपको और नोट कराता हूं, इनको भी आप नोट करें। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों एटीपी मास्टर्स, कौन सा दोस्तों, एटीपी मास्टर्स 1000 एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं, रोहन बोपन्ना। इसको आप लिख लें, रोहन बोपन्ना। ये सवाल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्या सवाल है, एटीपी मास्टर्स में सबसे एटीपी मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, रोहन बोपन्ना। और कतर ओपन और इंडियन बैलन ओपन 2023 ये कौन जीता है, ये भी रोहन बोपन्ना ने ही जीते हैं। ये दोनों भी सवाल आपको इसी सवाल से रिलेट कर याद करने हैं। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि महिला प्रीमियर लीग 2023 में कितनी टीमों ने भाग लिया। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाने वाला सवाल। 5 टीमों ने, 10 टीमों ने, 7 टीमों ने कि 8 टीमों ने। दोस्तों आपको बता दें महिला प्रीमियर लीग इसमें दोस्तों कितनी टीमों ने भाग लिया है तो आपको नोट करना है। इसके अंदर 5 टीमों ने भाग लिया है। कितनी, 5 टीमों ने भाग लिया है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये 5 टीमें हैं कौन कौन सी, ये भी सवाल आपसे पूछा सकता है। तो आपको दोस्तों 5 टीमों के नाम याद होने चाहिए। कौन कौन सी हैं, यूपी वॉरियर्स। मैं दोस्तों शॉर्ट फॉर्म में लिख दूं, इसको आप पूरा लिखेंगे। कौन कौन सी, यूपी वॉरियर्स, मुंबई इंडियंस। कौन सी है, मुंबई इंडियंस। इसके अलावा दिल्ली कैपिटल और दोस्तों एक कौन सी है, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। और दोस्तों एक कौन सी है, गुजरात। कौन सी है, गुजरात। ये दोस्तों कितनी टीमें, ये 5 टीमों ने दोस्तों भाग लिया है महिला प्रीमियर लीग 2023 के अंदर। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ था, मुंबई में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ पर,
मुंबई, यानी कि भारत में इसका आयोजन हुआ था मुंबई में। और दोस्तों जीता कौन था, तो दोस्तों आपको याद होगा मुंबई इंडियंस इसकी विजेता बनी थी। कौन, मुंबई इंडियंस इसकी विजेता बनी थी। और दोस्तों किसको हराया था, ये सवाल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। किसको हराया था, दिल्ली कैपिटल को। किसको हराया था, दिल्ली कैपिटल को। तो अगर आपसे विजेता पूछा जाए तो मुंबई इंडियंस, और दोस्तों इसका उप विजेता पूछा जाए तो दिल्ली कैपिटल्स। और इसका दोस्तों स्पॉन्सर कौन था, टाइटल स्पॉन्सर टाटा। ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों मैंने आपको एक सवाल अभी और बताया है कि स्विस ओपन 300 2023 के विजेता कौन बने, सात्विक और चिराग की जोड़ी बनी है। और दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ है, तो इसका आयोजन और नोट कर लें, बासेल करके स्थान है। कौन सा, बासेल। ये बासेल में दोस्तों स्विस ओपन 300 का आयोजन हुआ है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये बासेल स्थान है। ये सवाल आप वहां पर और नोट कर लेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता कौन बनी है। निखत जरीन, नीतू गंगा, स्वीटी बुरा, उपरोक्त सभी। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल होगा। दोस्तों विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इसका दोस्तों विजेता कौन बना है, इसका विजेता दोस्तों निखत जरीन, नीतू गंगास, स्वीटी बुरा और लवलीना बोरगोहन। लवलीना बोरगोहन, ये चार दोस्तों नाम आपको याद रखना है। ये कुश्ती से संबंधित हैं। ये क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन अपने भारत देश में ही हुआ है। और कौन से क्रम की थी, ये दोस्तों 13वें क्रम की थी। कौन से क्रम की थी, ये 13वें क्रम की थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन दोस्तों आपको खास तौर से ये निखत जरीन, नीतू गंगा, स्वीटी बुरा और लवलीना बोरगोहन, इन चारों नामों को आपको याद रखनी है। दोस्तों मैंने आपको कल एक सवाल डिस्कस किया था, संतोष ट्रॉफी। कौन सी दोस्तों, संतोष ट्रॉफी। संतोष ट्रॉफी 2023, संतोष ट्रॉफी 2023, इसका दोस्तों विजेता कौन बना है, तो मैंने आपको कल बताया था कर्नाटक इसका विजेता बना है। कौन, कर्नाटक। कर्नाटक इसका विजेता बना है 2023 वाले का। अगर 2022 वाला अगर आपसे पूछा जाए तो केरल इसका विजेता बना था। किसको हराकर, ये दोस्तों आपको पश्चिम बंगाल को हराकर। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना है। भारत, जापान, ईरान, दक्षिण कोरिया। यह सवाल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रहेगा। दोस्तों जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2023, इसका दोस्तों विजेता कौन बन चुका है, इसका विजेता बना है अपना भारत देश। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछा जाए कौन इसका उप विजेता बना, यानी कि भारत ने किसको हराया है, ईरान को, तो दोस्तों ईरान इसका क्या बना है, उप विजेता। ये बात भी आपको नोट कर लेनी है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संतोष ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन बना है, तो दोस्तों हमने अभी डिस्कस कर लिया है। ये दोस्तों केरल बना है, सॉरी दोस्तों कर्नाटक बना है। कौन बना है, कर्नाटक इसका राइट आंसर होगा। अगर आपसे यही 2022 वाला पूछा जाता है तो आपका जवाब होना चाहिए केरल। अब दोस्तों यहीं पर आपको सवाल एक नोट करना है, रणजी ट्रॉफी 2023। कौन सी दोस्तों, रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी 2023, इसका दोस्तों विजेता कौन बना है, इसका विजेता बना है सौराष्ट्र। कौन बना है, सौराष्ट्र। ये वो सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में आपको नंबर देके जाएंगे, आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। यहाँ से मैंने दोस्तों आपके महत्वपूर्ण अवार्ड, महत्वपूर्ण खेल, महत्वपूर्ण दोस्तों पॉलिटी के सवाल और दोस्तों हिस्ट्री के सवाल, ये चारों टॉपिक यहाँ पर कवर किए हैं। बस आप क्लास को अंत तक देखते रहिएगा। आज की क्लास से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगर आप क्लास में नए आए हो तो क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विवो प्रो कबड्डी लीग 2022 का उप विजेता कौन बना है। सवाल को सही से पढ़िएगा। यहाँ पर दोस्तों आपसे उप विजेता पूछा गया है, ना कि विजेता। दबंग दिल्ली बना है, पुनेरी पल्टन बने हैं, जयपुर पिंक पैंथर्स बने हैं, सौराष्ट्र बने हैं। दोस्तों आपको याद होगा विवो प्रो कबड्डी लीग ये कौन से क्रम की थी, ये 9वें क्रम की थी। ये बात भी आप नोट करें। इसका दोस्तों उप विजेता कौन बना है, इसका उप विजेता बना है पुनेरी पल्टन। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। लेकिन दोस्तों ये जीता कौन है, जीता है जयपुर पिंक पैंथर्स, यानी कि विजेता। अगर आपसे विजेता पूछा जाए तो आप बताएंगे जयपुर पिंक पैंथर्स है। अगर आपसे उप विजेता पूछा जाए तो आपका जवाब होगा पुनेरी पल्टन। अगर यही आपसे पूछ ली जाती है आठवीं विवो प्रो कबड्डी लीग, इसका विजेता कौन बना था, दबंग दिल्ली। ये दोस्तों 2 से 3 साल पुराने करंट अफेयर है, लेकिन आपसे पूछी नहीं जाएगी। लेकिन आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है एसएससी आपसे ये सवाल पूछ ले। और दोस्तों सौराष्ट्र क्या बना है, रणजी ट्रॉफी 2023, अभी हमने डिस्कस किया हुआ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईसीसी अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। भारत, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आईसीसी अंडर 19 T20, यहां पर दोस्तों महिला विश्व कप कर लीजिएगा।
क्या दोस्तों, महिला, माफ़ कीजिएगा थोड़ा, यहाँ पर आप उसको महिला कर लेंगे, क्या कर लेंगे, यहाँ पर उसको आप महिला कर लीजिएगा, अंडर 19 महिला। दोस्तों आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था, इसका आयोजन हुआ था साउथ अफ्रीका में। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। और इसका दोस्तों विजेता कौन बना था, अपना भारत देश इसका विजेता बना था। ये सब बातें आपको याद होंगी। और हराया किसको था, इंग्लैंड इसका उप विजेता बना था। क्या बना था, उप विजेता। ये तीनों सवाल आपको याद रखने हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, इसका विजेता कौन बना है, इसका उप विजेता कौन बना है। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 15वीं पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 इसका विजेता कौन बना है। भारत, जर्मनी, बेल्जियम, कजाकिस्तान। दोस्तों आपको बता दें 15वीं पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 इसका विजेता दोस्तों कौन बना था, जर्मनी बना था। कौन, जर्मनी बना था। किसको हराया था दोस्तों, ये बेल्जियम को हरा था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों किसको हराया था, ये दोस्तों बेल्जियम को हराया था, यानी कि उप विजेता। उप विजेता, इसका उप विजेता कौन है, बेल्जियम। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और इसका दोस्तों आयोजन कहाँ हुआ है, तो आपको याद होगा बिरसा मुंडा स्टेडियम, उड़ीसा। बिरसा मुंडा स्टेडियम उड़ीसा में हुआ, यानी कि भारत देश में हुआ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना। भारत, स्पेन, कोलंबिया, इस्तांबुल। ये सवाल पुराना सवाल है, लेकिन आपकी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह रखता है। दोस्तों फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, अपने भारत देश में हुआ था, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसका दोस्तों आयोजन अगर आपसे पूछे तो भारत, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था, भारत में हुआ था। और इसका शुभंकर क्या था, ईवा इसका शुभंकर था। आपको याद आ रहा होगा, हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है। और इसका दोस्तों विजेता कौन बना था, स्पेन इसका विजेता बना था। किसको हराया था, कोलंबिया को हराया था। किसको हराया था, कोलंबिया, यानी कि उप विजेता। उप विजेता, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा सवाल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है। श्रीनिवास को, एस कृष्णा को, दिलीप महालनोबिस को, उपरोक्त सभी को। दोस्तों आपको याद आ रहा होगा पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 ये कितने लोगों को दिया गया, ये दोस्तों 6 लोगों को दिया गया है। और वो 6 लोग कौन कौन से हैं, श्रीनिवास जो कि अमेरिका के हैं, एस कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, उपरोक्त सभी, इन सभी को दोस्तों क्या दिया गया है, पद्म विभूषण पुरस्कार 2023। तो आपसे सवाल कैसे पूछा जाएगा कि पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 में कितने लोगों को दिया गया, 6 लोगों को दिया गया। उन 6 लोगों के नाम भी आपको याद होने चाहिए, श्रीनिवास, एस कृष्णा, दिलीप महालनोबिस और जाकिर हुसैन। कौन है, जाकिर हुसैन। ये दोस्तों तबला वादक हैं, आपको याद होगा। मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव। और दोस्तों एक नाम दोस्तों और जल्दी से बताइएगा, एक नाम और है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। दोस्तों याद रखिएगा 6 लोगों को मिला है, श्रीनिवास, एस कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, जाकिर हुसैन, मुलायम सिंह यादव और दोस्तों एक शायद बालकृष्ण दोषी हैं। कौन है, बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी, इसको आप अपने आप से एक बार रीचेक कर लेंगे इस सवाल को, बालकृष्ण दोषी वाले को। ये 6 लोगों को मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार 2023। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ। अनुराधा राय को, बद्री नारायण को, अनीस अशफाक को, राजेंद्र को। दोस्तों आपको बता दें हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है, ये दोस्तों बद्री नारायण को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और किस लिए मिला है, तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया इनको हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार। इसके अलावा अनुराधा राय, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी भाषा का, अगर आपसे सवाल में पूछा जाए कि अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसको मिला है, अनुराधा राय को। हिंदी भाषा का बद्री नारायण को, अनीस अशफाक, इनको दोस्तों उर्दू भाषा को मिला है। कौन से, उर्दू भाषा का। एस राजेंद्र को दोस्तों इनको तमिल भाषा का मिला है। ये 4 भाषाओं में दोस्तों ये साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए थे 2023 में। इन चारों भाषाओं के नाम आपको याद रखना है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 ये किसको प्राप्त हुआ, लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में छपने वाला सवाल होगा। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको मिला है, तो आपको ध्यान में रखना है 2023 वाला मिला जॉर्जी गोस्पिडनोव को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। गीतांजलि श्री, इनको दोस्तों क्या मिला है, तो आपको दोस्तों याद आ रहा होगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 वाला।
अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसको मिला है, गीतांजलि श्री को मिला है। और किस लिए मिला था, रेत समाधि, रेत समाधि इसलिए इनको दिया गया था, आपको याद आ रहा होगा। अब दोस्तों बात करते हैं डेनिस सुलेबिन, इनको दोस्तों क्या मिला था 2022 वाला एबेल पुरस्कार। अगर आपसे पूछा है 2022 का एबेल पुरस्कार किसको मिला है, डेनिस सुलेबिन को मिला है। और दोस्तों एबेल पुरस्कार किससे संबंधित होता है, ये दोस्तों गणित का नोबेल पुरस्कार होता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वीधर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसको मिला है। दोस्तों यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इनको आप नोट करते चलें। लुइस कैफरली को मिला है, डेविड चिपरफील्ड को मिला है, लिकी केज को मिला है, युंगटिंग टांग को मिला है। दोस्तों आपको बता दें पृथ्वीधर आर्किटेक्चर अवार्ड 2023 ये दोस्तों किसको मिला है, डेविड चिपरफील्ड। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको भी आप नोट करें। आर्किटेक्चर का अवार्ड किसको मिला है, डेविड चिपरफील्ड को। ये सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। रिकी केज, इनको दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आपको दोस्तों याद रखना है इनको ग्रैमी पुरस्कार मिला है। तीसरा, थर्ड, इनको थर्ड ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी पुरस्कार। अगर आपसे पूछा है थर्ड ग्रैमी पुरस्कार किसको मिला है, ये दोस्तों रिकी केज को मिला है। और किस लिए मिला है, डिवाइन टाइड्स। डिवाइन टाइड्स इनकी एक एल्बम है डिवाइन, इसको आप लिख लें, आपकी परीक्षा में ये सवाल पूछे जाएंगे। डिवाइन टाइड्स, डिवाइन टाइड्स इसलिए इनको दिया गया है दोस्तों। ये कौन सा, तीसरा ग्रैमी पुरस्कार, ये दोस्तों इनकी एल्बम का नाम है, ये बात आप नोट कर लें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 71वां मिस यूनिवर्स 2022 का किसे चुना गया, हरनाथ संधू, सरगम कौशल, आर बोनी गैब्रियल, नंदिनी गुप्ता। दोस्तों आपको बता दें 71वां मिस यूनिवर्स ये किसको चुना गया है, आप नोट कर लें, ये दोस्तों आर बोनी गैब्रियल को चुना गया है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। कहाँ की रहने वाली हैं, अमेरिका की रहने वाली हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है 70वीं दोस्तों मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, हरनाथ संधू। 71वीं कौन बनी है, आर बोनी गैब्रियल। अब दोस्तों हम बात करते हैं सरगम कौशल, ये दोस्तों कौन है, मिसेज वर्ल्ड। ये सवाल भी लिख लें आप, मिसेज वर्ल्ड, मिसेज वर्ल्ड 2023, मिसेज वर्ल्ड 2023 दोस्तों कौन बना है, तो आपको 2021-22 23 नहीं 2021-22 मिसेज वर्ल्ड 2021-22 दोस्तों कौन बनी है, ये सरगम कौशल बनी है, ये बात आप नोट कर लें। आइए चलते हैं दोस्तों, ये नंदिनी गुप्ता, ये भी सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। इनका संबंध दोस्तों किससे, तो आपको याद रखना है फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया, फेमिना मिस इंडिया 2023 ये दोस्तों कौन बनी, नंदिनी गुप्ता। सवाल एक है, लेकिन दोस्तों एक सवाल से मैं आपको 8 से 10 सवाल बता रहा हूं, हर सवाल के अंदर इनको आप नोट करके रखें। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है। उड़ीसा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, लुंगलई फायर स्टेशन को, सर्विसेज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को। दोस्तों आपको बता दें सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसको मिला है, ये उड़ीसा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण संस्थागत रूप में इसको मिला है। और दोस्तों एक इसको मिला लुंगलई फायर पावर स्टेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। किसको किसको मिला है, एक उड़ीसा की दोस्तों एक संस्था है उड़ीसा आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, और एक रेलवे स्टेशन है एक है लुंगलई फायर पावर स्टेशन। ये लुंगलई फायर पावर स्टेशन दोस्तों ये कहां पर स्थित है, ये सवाल भी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ये दोस्तों मिजोरम में स्थित है। कहां पर, मिजोरम में। आपसे सवाल केवल इतना भी पूछा सकता है कि लुंगलई फायर पावर स्टेशन कहाँ है, तो आपको जवाब देना है मिजोरम के अंदर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 किसे प्राप्त हुआ, लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा के सवाल, आलिया मीर को, डॉक्टर पैगी मोहन को, रिकी केज को, डॉक्टर तपन सैकिया को। दोस्तों मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार दोस्तों किसको प्राप्त हुआ है, ये दोस्तों डॉक्टर पैगी मोहन को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये सवाल बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाए रिकी केज, तो दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया हुआ है, तीसरा ग्रैमी अवार्ड मिला है इनको। अब दोस्तों आलिया मीर, इनको दोस्तों क्या मिला है, तो आपको ध्यान में रखना वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। क्या है दोस्तों, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, वन्य जीव संरक्षण प्राइज 2023 किसको मिला है, ये आलिया मीर को मिला है। अब दोस्तों डॉक्टर तपन सैकिया, इनको दोस्तों क्या दिया गया, असम वैभव पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया, असम वैभव पुरस्कार, असम
वैभव पुरस्कार। असम वैभव पुरस्कार किसको मिला है? ये दोस्तों डॉक्टर तपन सैकिया को मिला है, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रेसिडेंट कलर्स अवार्ड 2023 किसको प्राप्त हुआ है? दोस्तों यहाँ पर 2023 कीजिएगा, 2030 नहीं, 2023। ये दोस्तों किसको मिला है? तो दोस्तों आपको मैंने नोट कराया था, हरियाणा पुलिस को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों क्लास को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जिसका भी एग्जाम अभी बाकी है, और क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली जो क्लासेस के अपडेट्स हैं आप तक आसानी से पहुंचते रहें। ये सारी मेहनत सिर्फ और सिर्फ आपके माँ बाप के सपने के लिए की जा रही है, तो सपोर्ट कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक जरूर कीजिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? यहां से दोस्तों एसएससी सीएचएसएल ने सवाल पूछा भी है, और दोस्तों आने वाली शिफ्टों में यहां से सवाल बनने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दोस्तों ये किसको दिया गया? तो आपको ध्यान में रखना है, ब्रैंडन फ्रेजर को दिया गया बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। एम किरवानी, दोस्तों इनको क्या दिया गया? तो आपको याद होगा बेस्ट दोस्तों सॉन्ग डायरेक्टर को दोस्तों अवार्ड किसको मिला? एम किरवानी को मिला है। ये सवाल दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा भी गया है। अगर आपसे पूछ ले रहा है बेस्ट एक्ट्रेस, इसको भी आप लिख लें, बेस्ट एक्ट्रेस, इसका अवार्ड दोस्तों किसको मिला है? मिशेल योहो को मिला है। और हरिबार कृष्णन, दोस्तों इनको क्या मिला है? जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। इनको मार्कोनी पुरस्कार मिला है, 2023 वाला मार्कोनी पुरस्कार। ये सब बहुत ही छुपे रुस्तम सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। मार्कोनी पुरस्कार 2023 ये किसको मिला है? हरिबाल कृष्णन को मिला है। अब आपसे दोस्तों पूछा जाएगा कि ऑस्कर अवार्ड कौन से क्रम का था? 95 क्रम का था। और दोस्तों बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? ब्रैंडन फ्रेजर को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है? मिशेल योहो को मिला है। और बेस्ट सॉन्ग दोस्तों कौन सा है? तो आप सबको पता होगा, नाटू नाटू। वैसे दोस्तों इसका नाम है नाचो नाचो, लेकिन ये नाटू नाटू दोस्तों ये इसको बोला गया है। और दोस्तों इसके लिए ये कौन जिसके डायरेक्टर है किसको मिला है? एम किरवानी को मिला है बेस्ट दोस्तों डायरेक्टर का अवार्ड। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि फीफा गोल्डन बॉल अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ? इस सवाल के ऊपर तो आप जितना हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट लगा लें, आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जाएगा सवाल। दोस्तों फीफा विश्व कप दोस्तों अंडर 19 फीफा विश्व कप दोस्तों 2023 इसका आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? कतर दोहा में हुआ था। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए इसका विजेता कौन बना था? फ्रांस। इसका विजेता कौन बना था? अर्जेंटीना बना था। किसको हराया था? फ्रांस को हराया था। ये बातें तो सबको पता है। लेकिन फीफा गोल्डन बॉल का अवार्ड दोस्तों किसको मिला है? लियोनेल मेसी को मिला है गोल्डन बॉल का अवार्ड। तो आपका ऑप्शन नंबर ए तो आपका राइट आंसर होगा। इसके अलावा किलियन एम्बापे, इनको दोस्तों गोल्डन बूट अगर आपसे पूछा है गोल्डन बूट का अवार्ड किसको मिला है? किलियन एम्बापे कहाँ के खिलाड़ी हैं? फ्रांस के। लियोनेल मेसी कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के। मैंने दोस्तों इनके देश भी यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों गोल्डन बूट हो गया आपका गोल्डन ग्लव्स, इसका अवार्ड दोस्तों किसको मिला है? ये मार्टिनेज करके खिलाड़ी है। कहाँ के? अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। इनको गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मिला है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी 2022 कौन चुना गया है? ये दोस्तों लियोनेल मेसी को चुना गया है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर महिला आपसे पूछ ली जाए तो महिला का नाम आप नोट कर लें, एलेक्सिया फुटेलेस। कहाँ की रहने वाली? स्पेन की खिलाड़ी हैं। तो दो क्वेश्चन आपको और नोट करने हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2022 किसको चुना गया? लियोनेल मेसी। और महिला दोस्तों 2022 किसको चुना गया? एलेक्सिया फुटेलेस। कहाँ की? स्पेन की। आई होप दोस्तों आपने सारे सवालों को अच्छे से सुना होगा, अच्छे से नोट किया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ? व्लादिमीर पुतिन को, जेलेंस्की को, बराक ओबामा को, नरेंद्र मोदी को। दोस्तों आपको नोट कर लेना है, ये जेलेंस्की को प्राप्त हुआ है द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल पुरस्कार 2023। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी, इनको दोस्तों क्या मिला है? पहला कल भी मैंने आपको बताया था, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसको मिला है? नरेंद्र मोदी को मिला है। और दोस्तों सेकंड वाला किसको मिला है? आशा भोसले।
ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं दोस्तों। आशा भोसले है कि आशा पारेख, इसका दोस्तों कंफर्मेशन आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसको चुना गया? भावना पटेल, मीराबाई चानू, प्रीतम सिवाच, नंदिनी गुप्ता। दोस्तों आपको बता दें बीबीसी स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? मीराबाई चानू को चुना गया। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है, अच्छा सवाल है। अगर आपसे यही पूछ लिया था भावना पटेल, ये भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए पैरा स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर, कौन सा दोस्तों? पैरा स्पोर्ट्स पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर, ये किसको चुना गया? ये दोस्तों चुना गया भावना पटेल को चुना गया। लेकिन बीबीसी स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? मीराबाई चानू को। ये सारे सवाल ऐसे सवाल हैं जो आपको नंबर देके जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तानाजी, गंगूबाई, 83, पद्मावत। लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा का फिर सवाल हाजिर है। ये सवाल फिर आपकी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। दोस्तों 68वां फिल्म फेयर अवार्ड में दोस्तों 2023 में बेस्ट फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों आपको याद होगा बेस्ट फिल्म का अवार्ड दोस्तों किसको मिला था? ये मिला था आपका तानाजी को। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। माफ कीजिएगा दोस्तों, तानाजी नहीं होगा, इसका गंगूबाई आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? गंगूबाई। बेस्ट फिल्म, ये दोस्तों ये 68वां राष्ट्रीय फिल्म का वाला इसका आंसर होगा। लेकिन आपको याद रखना, आपसे पूछा क्या गया? फिल्म फेयर अवार्ड। क्या? फिल्म फेयर अवार्ड। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म कौन सी थी? गंगूबाई काठियावाड़ी। ये और दोस्तों बेस्ट एक्टर कौन बनी थी? आपको याद होगा बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। बेस्ट एक्ट्रेस ये कौन थी? आलिया भट्ट। और बेस्ट एक्टर कौन है इस फिल्म के? बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो दोस्तों आपको याद होगा राजकुमार राव। ये सवाल भी आप नोट कर लें। तो दोस्तों मैंने आपको कितने सवाल बताए? 68वां फिल्म फेयर अवार्ड आपसे पूछा गया, ना कि दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड। ये दोस्तों दोनों बहुत अलग चीजें हैं। 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म कौन सी है? गंगूबाई। एक्ट्रेस दोस्तों कौन है? आलिया भट्ट। एक्टर कौन है? राजकुमार राव। और दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? प्रेम चोपड़ा साहब को। ये सवाल भी लिख लें। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? प्रेम चोपड़ा। दोस्तों आपने उनका डायलॉग सुना होगा, नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, ये आपने सुना होगा, प्रेम चोपड़ा। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको आप नोट करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पुलित्जर अवार्ड 2023 किसे प्राप्त हुआ है? द न्यूयॉर्क टाइम्स को, द ऑल इंडिया रेडियो को, फातिमा असगर को या जागा मिशन को? दोस्तों आपको बता दें पुलित्जर अवार्ड 2023 ये किसको प्राप्त हुआ? द न्यूयॉर्क टाइम्स को प्राप्त हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें, अच्छा सवाल है। दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो ये दोस्तों क्या है? ये आप ये देखिएगा दोस्तों, जागा मिशन। ये क्यों महत्वपूर्ण है? जागा मिशन दोस्तों ये इसको यूएन हैबिटेट अवार्ड 2023 ये किसको मिला है? तो दोस्तों आपको याद करने लाएं, ये दोस्तों जागा मिशन को मिला है। ये सवाल भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि पुरुष लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2023 किसको प्राप्त हुआ है? लगाइएगा सवाल, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरुष लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 ये किसको मिला? ये दोस्तों लियोनेल मेसी को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों क्या पूछा गया? पुरुष लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर। लेकिन अगर आपसे वुमेन पूछ लिया जाए तो सैली फ्रेजर, ये दोस्तों वुमेन है। मैन वाला भी आपको याद रखना है और दोस्तों वुमेन वाला भी आपको याद रखना है। इनमें से कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर देके जा सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट, यहाँ से दोस्तों यहाँ तक दोस्तों आपके क्या थे? महत्वपूर्ण खेल जगत और दोस्तों महत्वपूर्ण अवार्ड, ये मैंने आपको कवर करा दिए। यहाँ से दोस्तों हम मिक्स क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम मेंबर कौन बना है? तिमोर लेस्ते, मिस्र, ईरान, फिनलैंड। दोस्तों ये चारों नाम हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका दोस्तों नवीनतम मेंबर कौन बन चुका है? मिस्र बन चुका है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों ऑप्शन को लेकर बातें करते हैं। तिमोर लेस्ते आसियान का 11वां मेंबर, किसका? आसियान का दोस्तों 11वां मेंबर कौन बन गया है? ये तिमोर लेस्ते बन चुका है। और आसियान दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी?
1967 में आई थिंक इसकी स्थापना हुई थी और बैंकॉक घोषणा पत्र की सिफारिश पर हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जकार्ता, इंडोनेशिया। ये आसियान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आप नोट करें। ईरान, SCO, आप कमेंट करके बताएं SCO इसकी राजधानी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। इसका मुख्यालय, सॉरी दोस्तों, SCO का मुख्यालय, हेडक्वार्टर, SCO का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इसका जवाब कमेंट करके छाप कर बताएंगे। और SCO का 9वां मेंबर है, SCO का 9वां मेंबर कौन बन चुका है? ईरान बन चुका है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। फिनलैंड, लगाइएगा स्टार। नाटो का दोस्तों 31वां मेंबर कौन बन चुका है? नाटो का 31वां मेंबर बन चुका है फिनलैंड। ये सारे सवाल आप नोट करके रखेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजित कहाँ हुए? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड। तो दोस्तों आपको याद होगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स ये दोस्तों समापन हो चुका है और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ था। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में भी दोस्तों 4 शहरों में हुए थे। कहाँ कहाँ पर? एक तो लखनऊ में हुआ था, एक दोस्तों गोरखपुर में हुआ था, एक नोएडा में हुआ था और दोस्तों एक दोस्तों और कहीं पर हुआ था, शायद इसको आप बताएंगे। ये 4 शहरों में इसका आयोजन हुआ था। कहाँ कहाँ पर हुआ था? एक तो लखनऊ में हुआ था, एक दोस्तों आपका नोएडा में हुआ था और एक दोस्तों गोरखपुर में हुआ था और एक नाम दोस्तों आपको बताना है। अब दोस्तों बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में। जीता कौन है इसका? विजेता पंजाब, पदक तालिका पे पहले स्थान पर रहा था पंजाब। ये सवाल आप नोट कर लें। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। आपको याद होगा मध्य प्रदेश, खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में हुआ है। और मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हुआ था? ये दोस्तों 8 शहरों में हुआ था। कितने? 8 शहरों में। पहले स्थान पे कौन था? आपका हरियाणा, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश। ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है खेलों से संबंधित। अब दोस्तों यहाँ पर गोवा देके रखा है, तो आपको याद होगा 37वें, अगर आपसे पूछा जाए 37वें राष्ट्रीय खेल, 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होने वाला है? 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा आपका गोवा के अंदर। और दोस्तों आपके 36वें कहाँ हुए थे? गुजरात में हुए थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? दोस्तों ये आपका सही जवाब क्या होगा? भारत। 2023 वाला वर्ल्ड कप कहाँ पे होने वाला है? ये दोस्तों अपने भारत देश में होने वाला है। ये बात आपको नोट करनी है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि बायोडायवर्सिटी पर COP 15 का आयोजन कहाँ हुआ? पेरिस, कनाडा, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात। दोस्तों आपको याद होगा COP 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसका दोस्तों 15वां जो सम्मेलन है बायोडायवर्सिटी पर, ये दोस्तों कहाँ पर हुआ है? ये दोस्तों कनाडा में हुआ है। कहाँ पर? कनाडा में। और कनाडा में भी दोस्तों कहाँ पर एक स्थान है? मॉन्ट्रियल। कनाडा में एक स्थान है मॉन्ट्रियल, यहाँ पर हुआ है COP 15 का आयोजन। और लेकिन आपसे सवाल पूछा जाएगा कि COP 15 का संबंध किससे है? ये बायोडायवर्सिटी से है, जैव विविधता से संबंधित है। और जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। आप सबको ये बात तो अच्छी तरह से पता ही होगी। जल्दी से कमेंट करके बताएं। 22 मार्च, इसको दोस्तों कौन सा दिवस मनाते हैं? 22 मार्च को। 22 अप्रैल को दोस्तों क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्या? पृथ्वी दिवस है। और दोस्तों 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाते हैं? जल्दी से कमेंट कर छाप दें। दोस्तों पेरिस की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा 33वें दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर होने वाला है? पेरिस में। 32वें कहाँ हुए थे? टोक्यो, जापान में हुए थे। आपको याद होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विवो दोस्तों ये सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भी सवाल हम डिस्कस कर चुके हैं। और ये देखिए दोस्तों, उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? लगाइएगा स्टार। ये सवाल भी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आपको दोस्तों याद होगा आर्टिकल 214। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर दोस्तों आपसे हाई कोर्ट से संबंधित आर्टिकल पूछा गया है, यानी कि दोस्तों हाई कोर्ट से संबंधित आर्टिकल कौन सा होगा? 214। हाई कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये सब बातें कहाँ पर लिखी हुई हैं? अनुच्छेद 214 में। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल नंबर 215 है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो जो हाई कोर्ट है 6 प्रकार की रिट जारी करके देता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। लेकिन सवाल आपसे पूछा जाता है कि 6 प्रकार की रिट कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करता है? अनुच्छेद 226 के तहत करता है। ये सवाल भी आपको यहीं से रिलेट कर पढ़ना है। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 124, तो दोस्तों आपको याद आ रहा होगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा, इन सब बातों का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 124। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल नंबर 129। और सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है?
5 प्रकार की रिट जारी करता है। कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल नंबर 32 के तहत। आपको याद आ रहा होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये सब बातें आप नोट करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो बच्चे को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा? कृष्णा नदी। यहाँ पर अर्जुन आ रहा है, यहाँ पर कृष्णा आ रहा है, तो इसको आप दोस्तों ऐसे रिलेट कर याद कर सकते हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ। कृष्णा नदी पर दोस्तों और क्या स्थित है? अलमाटी बांध। अगर आपसे पूछा जाए अलमाटी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर। महानदी पर दोस्तों हीराकुड बांध। हीराकुड बांध कौन सी नदी पर स्थित है? महानदी। सतलुज में भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर स्थित है? सतलुज नदी पर। कावेरी नदी पर दोस्तों कौन सा बांध स्थित है? तो आपको याद होगा शिव समुद्रम जलप्रपात। कौन सा दोस्तों? शिव समुद्रम जलप्रपात। दोस्तों इडुक्की बांध, इडुक्की बांध दोस्तों कौन सी नदी पर स्थित है? पेरियार नदी पर। ये सवाल भी आपको ध्यान रखना है। और कावेरी नदी पर दोस्तों क्या है? शिव समुद्रम जलप्रपात है। दोस्तों आपको याद होगा दोस्तों सरदार सरोवर बांध और धुआंधार जलप्रपात, ये सब किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यक्षगान, भूत कोला, करगा, सुग्गी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो आपको मैंने कई बार नोट कराया है, इसका संबंध है आपका दोस्तों कहाँ से? कर्नाटक से। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप नोट करके रखें। यक्षगान हो जाए, भूत कोला हो गया, करगा हो गया, सुग्गी हो गया, ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं? कर्नाटक के। असम का दोस्तों आपको याद होगा अंबुबाची का मेला, वांचुआ फेस्टिवल, बिहू, और दोस्तों कौन सा होगा? अंबुबाची का मेला, वांचुआ फेस्टिवल, बिहू, ये सब दोस्तों कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर स्थित हैं। झारखंड का दोस्तों कौन सा है? सरहुल फेस्टिवल, हमने कई बार डिस्कस किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के कजरी, नौटंकी, दोस्तों कजरी हो गया, नौटंकी हो गया और रासलीला हो गया, ये सब कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। ये दोस्तों ऐसे सवाल हैं, यहाँ से सवाल हर बार आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको दोस्तों याद करके रखना है रॉबर्ट क्लाइव। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बंगाल के पहले गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। वॉरेन हेस्टिंग, अगर आपसे पूछा जाए बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, ये ऐसे सवाल है इसमें बहुत बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर पूछे तो आप रॉबर्ट क्लाइव लगा के आएंगे, लेकिन बंगाल के पहले गवर्नर जनरल पूछे तो वॉरेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक। ये दोस्तों कौन है? भारत के पहले गवर्नर जनरल। इसके पहले दोस्तों गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक। लॉर्ड कैनिंग दोस्तों कौन है? भारत के पहले वायसराय, भारत के फर्स्ट वायसराय। भारत के पहले वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? स्वतंत्र, अगर आपसे पूछा जाए स्वतंत्र भारत के, दोस्तों सवाल सही से सुनिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? श्री राजगोपालाचारी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों I2U2 संगठन में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो ये सवाल दोस्तों शायद हमने 2 से 3 दिन पहले डिस्कस भी किया था। इंग्लैंड इसका राइट आंसर होगा। तो I2U2 में कौन कौन से देश शामिल है? इजराइल शामिल है, अमेरिका शामिल है, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है यानी कि UAE शामिल है, और दोस्तों अपना एक भारत शामिल है, इंडिया। ये सवाल आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ऐसा एक संगठन है क्वेड, आपने संगठन का नाम सुना होगा। और दोस्तों इसकी एक संयुक्त युद्धाभ्यास होता है मालाबार। अब आप कमेंट करके बताएं इनमें कौन कौन से 4 देश शामिल हैं। इसमें भी 4 देश शामिल हैं, कौन कौन से देश शामिल हैं इसका जवाब आपको कमेंट करके देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? सतरिया, उड़ीसी, कथकली, मोहिनी अट्टम। तो आप सबको पता होगा इनका संबंध है आपके उड़ीसी नृत्य से। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। केलुचरण महापात्र, इनका संबंध किससे? उड़ीसी नृत्य से है। और दोस्तों एक है संयुक्ता पर्णहारी, संयुक्ता पर्णहारी, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी उड़ीसी नृत्य से है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। श्रीमद शंकर देव, इनका संबंध किससे है? सत्रिया नृत्य से। सत्रिया कहाँ का क्लास का नृत्य है? असम का।
चंबल, सिंध, बेतवा, केन किसकी सहायक नदियां हैं? तो दोस्तों हमने डिस्कस किया था यमुना नदी की सहायक नदी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपसे परीक्षाओं में नदियां, उनकी सहायक नदियां पूछी जा रही हैं, तो दोस्तों आपको मैं एक बार फिर से सारी दोस्तों नदियां नोट करा देता हूं, उनकी सहायक नदियां भी। अगर आपसे यमुना नदी की सहायक नदी पूछी है तो आपको इतने नाम याद रखने, चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया, ये सब किसकी सहायक नदियां? यमुना नदी की। अगर आपसे कृष्णा नदी की सहायक नदियां पूछी हैं तो आपको नाम याद रखना है मूसी नदी, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये कौन किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की दोस्तों हमने कल ही नोट कराई थी, केमांग, लोहित, सुबनसिरी, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की। गोदावरी की दोस्तों कौन सी हैं? प्रबद्धा और प्राणहिता। ये दो बातें आपको याद रखनी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 1A, अनुच्छेद 21। दोस्तों रोजगार के क्षेत्र में सार्वजनिक अवसर से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 16 है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अनुच्छेद 15, इसमें दोस्तों क्या लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, लिंग और नाम के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 15 है। और दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर की समानता कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 16 है। आर्टिकल नंबर 17 में दोस्तों क्या है? अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत। आर्टिकल नंबर 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। आर्टिकल नंबर 19 1A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति का बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 19 1A। अनुच्छेद 21, इसमें दोस्तों क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। कौन सी है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 21 में। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपको बता दें गांधी इरविन समझौता ये किस वर्ष का है? वर्ष 1931 का है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको पूरी डेट याद रखनी है, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता। और एक डेट आपको याद होगी 23 मार्च 1931। इसको क्या हुआ था? सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों लोगों को फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931। और दोस्तों गांधी इरविन समझौता कब है? 5 मार्च 1931। ये दोनों डेटें आपको याद रखनी है। 1938 आपको याद होगा हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर हम बात करें 1929, इसको क्या हुआ था दोस्तों? लाहौर अधिवेशन, ये कब हुआ था? 1929। और दोस्तों किसने इसकी अध्यक्षता की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी अधिवेशन के दौरान पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, आपको याद होगा। अब दोस्तों आपसे यहाँ से 1 से 2 फैक्ट आपसे और पूछा सकते हैं। 1930 ये क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और दोस्तों दांडी यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? साबरमती आश्रम से। दोस्तों कब से कब तक हुई थी? ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। कितने अप्रैल से या कितने मार्च से कब शुरू हुई थी? ये बात आपको कमेंट करके बतानी है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेपाल से भारत का कौन सा राज्य सीमा बनाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उपरोक्त सभी। तो आपको दोस्तों याद रखना है नेपाल से भारत के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं? ये बिहार भी बनाता है, उत्तर प्रदेश भी बनाता है, पश्चिम बंगाल भी बनाता है। तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी आपका सही जवाब होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? यहां से दोस्तों शुरू होते हैं आपका दोस्तों जो पॉलिटी के सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल हैं पॉलिटी के, जो आपकी परीक्षाओं में आपको नंबर देखे जाएंगे। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? तो आपको दोस्तों याद रखना है ये दोस्तों अमेरिका से ली गई है, अमेरिका से। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शन को लेकर। आयरलैंड, यहां से क्या लिया? डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका प्रावधान कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। और दोस्तों कौन से भाग में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व? भाग 4 में। ये बात आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों अगर आपसे पूछे रूस, मौलिक कर्तव्य, ये कहां से लिए गए? रूस से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से भाग में? भाग 4A। दक्षिण अफ्रीका, यहां से क्या लिया? संविधान संशोधन।
इसकी प्रक्रिया कहाँ से ली गई? दक्षिण अफ्रीका से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? तो दोस्तों हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अगर आपको लोकसभा का मेंबर बनना है या आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। वोट डालने की उम्र 18 वर्ष। आपको याद होगा वोट डालने की उम्र 21 से 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। आर्टिकल 230 वर्ष क्या है? राज्यसभा। अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है यानी कि राष्ट्रपति बनना है, वाइस प्रेसिडेंट बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है या आपको गवर्नर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आपात अनुबंध का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? भाग 4, भाग 4A, भाग 18, भाग 20। दोस्तों आपको याद रखना आपात अनुबंध का उल्लेख भाग 18 में किया गया। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। भाग 4 में क्या है? तो हमने अभी डिस्कस किया डीपीएसपी। भाग 4A मौलिक कर्तव्य। भाग 20 में क्या है दोस्तों? इसमें दोस्तों आपको याद होगा भाग 20 संविधान संशोधन। आई थिंक दोस्तों भाग 20 में, इसको आप रीचेक कर लेंगे अपने आप से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया गया? 13 दिसंबर 1940, 22 जनवरी 1947, 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950। ये चारों डेटें परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती हैं। उद्देश्य प्रस्ताव इसको दोस्तों कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था। लेकिन इसको संविधान सभा के द्वारा अगर आपसे पूछा है कि उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 इसको स्वीकार किया गया। ये दोनों डेटें आपको ध्यान में रखनी है। पारित कब किया गया है? 13 दिसंबर 1946। स्वीकार कब किया गया है? 22 जनवरी 1947। 22 जुलाई 1947 इसको क्या हुआ है? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसको दोस्तों कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। 24 जनवरी 1950 को क्या होता है? हमारा जो राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान इसको कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया? दोस्तों आपको याद होगा सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब का है? 1975 का है। सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में। अगर आपसे पूछा जाए 13वां संविधान संशोधन, नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 13वें संविधान संशोधन के द्वारा। और दोस्तों नागालैंड से आपको एक सवाल और याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार एकमात्र राज्य था जिसकी दोस्तों जनसंख्या में कमी आई थी, यानी कि जिसकी जनसंख्या ऋणात्मक रूप से रही थी। कौन सा? नागालैंड। दोस्तों इसकी राजधानी क्या है और इसके वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन से हैं? जल्दी से कमेंट कर आपको बताने हैं। यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल। कौन सा? हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ बनाते हैं? नागालैंड में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों 56वें संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या हुआ था? गोवा। अगर आपसे पूछा है गोवा को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 56वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब का है? 1987 का है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? 1976, 1978, 1992, 2002। दोस्तों 44वां संविधान संशोधन ये कौन से वर्ष से संबंधित है? वर्ष 1978 से संबंधित है। आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 300A। आपको याद होगा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाला गया था। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब का है? 1978। आर्टिकल कौन सा? 300A। अगर आपसे पूछ लिया संपत्ति का उल्लेख कौन से भाग में किया गया? भाग 12। ये सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, इसको आप नोट कर लें। अगर पूछा जाए 42वां संविधान संशोधन, कौन सा? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1976। 1992 73वां संविधान संशोधन, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1992। लागू कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था और पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 2002। इसमें दोस्तों 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कौन सा? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आर्टिकल 21A निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। जितने सवाल बन सकते हैं आपकी परीक्षा में सारे बोलते चल रहा हूँ, सारे लिखते चल रहा हूँ। इनको आपको लिखना है अपनी कॉपी के अंदर। ये मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। आपकी परीक्षा में आपको यहाँ से एक ना एक सवाल दोस्तों हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा। आपके भले मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो सवाल मैं करा रहा हूँ यही सवाल आपकी परीक्षा में आएगा, लेकिन इतनी व्याख्या सुनने के बाद आप वहाँ पर ऑप्शन को आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
वोट डालने की उम्र दोस्तों 21 से 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी? अभी मैंने बताया 61वां संविधान संशोधन। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगरीय निकाय, नगरीय, माफ कीजिएगा दोस्तों, पंचायत, पंचायत, ये किससे संबंधित है? पंचायत। और दोस्तों 74वां संविधान संशोधन संबंधित है नगरीय निकाय से। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों सहकारी समिति 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सहकारी समिति से संबंधित है। 91वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मंत्रिपरिषद के आकार से संबंधित है। ये दोनों सवाल भी आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया? तो दोस्तों आपको याद होगा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन कब का था? 1976 का था। हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, फिर होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 और 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। और प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ था इसी समय। तो आपसे सवाल ऐसे भी पूछा सकता है कि प्रस्तावना में संशोधन कब हुआ था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये सवाल आप ध्यान में रखें। 86वां संविधान संशोधन कब का है? 2002 का। इसके द्वारा दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। तो आपसे पूछा है कि संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया? ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये बात भी आपको नोट करनी है। 89वां संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आपको याद होगा आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338A। ये आपको 2 आर्टिकल याद होंगे। आर्टिकल 338 पहले दोस्तों क्या था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। दोस्तों कौन सा था? आर्टिकल 338। फिर होता है दोस्तों 89वां संविधान संशोधन 2003 का है ये। और दोस्तों ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति क्या बन जाता है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। आर्टिकल कौन सा हो जाता है? आर्टिकल नंबर 338A। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 101वां संविधान संशोधन। अब आपको कमेंट करके बताना है जीएसटी पूरे भारत में कब से लागू हुई थी। इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। जीएसटी कैसा कर है? अप्रत्यक्ष कर है। और कौन सी समिति की सिफारिश पर दोस्तों लागू हुई थी? विजय केलकर समिति। भारत के महान्यायवादी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? दोस्तों भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल है, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 76 में है। और दोस्तों आपको याद होगा वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी, आर वेंकट रमणी। ये भारत के वर्तमान में महान्यायवादी हैं। किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के। आर्टिकल नंबर दोस्तों यहाँ पर जितने भी आर्टिकल हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। आर्टिकल 72 में क्या है? राष्ट्रपति का क्षमादान। आर्टिकल नंबर 71 में क्या है? अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद होता है उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। आर्टिकल नंबर 71। आर्टिकल नंबर 61 में दोस्तों क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये राज्यपाल के करेगा। अगर आपसे महान्यायवादी पूछे तो आपको ध्यान में रखना है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा। अगर आपसे दोस्तों महाधिवक्ता पूछे, ये दोस्तों राज्य का सबसे बड़ा वकील होता है, किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राज्यपाल के। और इसका दोस्तों आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल नंबर 165 में दोस्तों महाधिवक्ता का उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों आपको याद आ रहा होगा 108, ये आर्टिकल किससे संबंधित है? संयुक्त बैठक, ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित है। इसको दोस्तों बुलाता कौन है? राष्ट्रपति इसको बुलाता है। ये चार्ट मैं कई बार बनवा चुका हूं। इसको बुलाता है। इसकी दोस्तों अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। और इसमें उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेता। ये बात आप नोट कर लें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों आपको मैंने कई बार नोट कराया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 से 35। आर्टिकल नंबर 32 से 35 है। इसमें दोस्तों क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं। दोस्तों ये दोनों ही इसका सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखेंगे। 32 से 35 है। इसमें क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अगर आपके ऑप्शन में 32 ना दिया हो 35 दिया हो तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 25 से 28 इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है? तो आपको याद होगा ये दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता। व्यक्ति कोई सा भी धर्म अपनाए ये दोस्तों उसकी स्वतंत्रता होगी। कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 25 से 38, 25 से 28। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा तो कौन से आर्टिकल में? अभी हमने बताया था आपको आर्टिकल नंबर 15 में है। किसी व्यक्ति से धर्म जाति लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल नंबर 17 हमने डिस्कस कर लिया, 19 डिस्कस कर लिया है, 24 आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24 है। ये दोनों किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। लेकिन आपसे सवाल बहुत डीप पूछा जाएगा। कैसे? बेगार प्रथा, बंधवा मजदूरी और मानव अंगों की तस्करी पर रोक। फिर से सुनिएगा, बेगार प्रथा
और दोस्तों कौन सी, बंधुआ मजदूरी, मानव अंगों की तस्करी पर रोक, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल नंबर 23 है। और दोस्तों कारखानों में छोटे बच्चों से यानी कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य नहीं कराया जाएगा, कौन से आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल नंबर 24। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों संविधान में 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया, ये सवाल भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको याद होगा हमारे मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, फिर 21वां संविधान संशोधन होता है, इसके द्वारा 15वीं भाषा सिंधी को जोड़ा जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके बाद होता है 71वां संविधान संशोधन और 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है, कौन कौन सी, नमक, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा जाता है, 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है। इसके बाद दोस्तों 15 3 18 भाषाएं हो गई। फिर दोस्तों होता है 92वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दोस्तों 4 भाषाओं को जोड़ा जाता है, 4, कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा जाता है, 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। और ये 99वां संविधान संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एकमात्र संविधान संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गैर संवैधानिक करार दिया, ये कौन सा संविधान संशोधन है, 99वां संविधान संशोधन। ये बात आप नोट कर लें, नोट में स्पेशल नोट्स लगाकर। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल पूछा गया कि राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। दोस्तों यहां से आपको मैं राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नोट कराने वाला हूं। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों नोट कराने वाला हूं। राष्ट्रपति का अध्यादेश की शक्ति कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 123 में है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल नंबर 123 में है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 213 है। दोस्तों दोनों एक ही जैसे मिलते जुलते ऑप्शन है, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। कम वाला किसका है, राष्ट्रपति का, अधिक वाला किसका है, राज्यपाल का। इसको आप ऐसे याद करेंगे, मैंने ऐसे ही याद किया हुआ है। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 123 है। राज्यपाल का आर्टिकल नंबर 213 है। दोस्तों राज्यपाल का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है, 154। हर राज्य का एक राज्यपाल होगा, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 153 में किया गया। ये बात आप नोट कर लें। आर्टिकल नंबर 161 राज्यपाल का क्षमादान, राज्यपाल के जो क्षमादान की शक्ति है आर्टिकल नंबर 161, लेकिन राज्यपाल जो होता है मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को कौन शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति। दोस्तों आपको याद होगा, दोस्तों आपने भी नोटिस किया होगा, जो हमारी द्रौपदी मुर्मू है उन्होंने दोस्तों किसको शपथ दिलाई थी, दोस्तों हमारे मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाई थी। और हमारे मुख्य न्यायाधीश ने किसको शपथ दिलाई थी, द्रौपदी मुर्मू जी को शपथ दिलाई थी। तो दोस्तों आपको पता लग गया होगा, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि एक दूसरे के दोनों लोग शपथ दिलाते रहते हैं। और मुख्य न्यायाधीश दोस्तों राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश से दोस्तों परामर्श, सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। कौन से आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 143 के तहत। ये बात आप नोट कर ले, अच्छा सवाल है। दोस्तों आपको याद होगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कौन से क्रम की हैं, ये 15वें क्रम की हैं। किसको हराकर बनी है, यशवंत सिन्हा जी को हराकर बनी है। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, DY चंद्रचूड़। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों वेतन भत्तों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है, अनुसूची 1, अनुसूची 2, अनुसूची 3, अनुसूची 4। दोस्तों वेतन भत्ते हो गए, पेंशन हो गया, इसका उल्लेख कौन सी अनुसूची में, अनुसूची नंबर 2 में है। अनुसूची 3 में क्या है, शपथ का उल्लेख कौन से अनुसूची 3 में है। और अनुसूची 4 में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, अनुसूची 4। लेकिन दोस्तों यहाँ से 3 से 4 अनुसूचियाँ आपको याद रखनी है। अनुसूची 6, इसमें कितने राज्यों का उल्लेख है, 4, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों का उल्लेख कौन से अनुसूची में, अनुसूची नंबर 6। अनुसूची 208, अनुसूची 8 में क्या है, इसमें भाषाओं का उल्लेख है, 22 भाषा का उल्लेख कौन से अनुसूची 8 में। अनुसूची 9, ये दोस्तों किससे संबंधित है, भूमि सुधार, अनुसूची 9। और अनुसूची 10, ये दोस्तों दल बदल। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियां हैं जो आपको याद रखनी हैं। आइए चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया था। इस सवाल के ऊपर आप जितना हो सकता है उतना इंपॉर्टेंट डाल लें आपकी परीक्षा में। ये ऐसे सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं डेली की शिफ्टों में। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने कराया है, चोल वंश के शासक ने। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। और चोल वंश के किस शासक ने कहा, राजराज प्रथम।
राजराज फर्स्ट, ये सवाल आप नोट करें। और दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है, इसको आप ध्यान में रखें। राष्ट्रकूट वंश, इन्होंने दोस्तों एलोरा के मंदिर, अगर आपसे पूछा जाए एलोरा मंदिर दोस्तों, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? तो आपको ध्यान में रखना राष्ट्रकूट वंश के द्वारा। और किसने करा? कृष्ण फर्स्ट, ये सवाल भी आपको ध्यान में रखना है। चंदेल शासक, इनके द्वारा दोस्तों क्या करवाया गया? खजुराहो के मंदिर दोस्तों चंदेल शासकों के द्वारा बनवाए गए हैं। और दोस्तों खजुराहो के मंदिर कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है, आपको याद होगा MP में स्थित है। और किस शासक ने बनवाए हैं? तो आपको दोस्तों याद होगा ये खजुराहो के मंदिर पंचायतन शैली में है। अगर आपसे पूछा है खजुराहो के मंदिर किस शैली बने हुए? पंचायतन शैली बने हुए हैं। गंग वंश, इन्होंने दोस्तों क्या कराया है? तो आपको दोस्तों याद होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर दोस्तों किसने बनवाया? गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको आप लिख लें। कोणार्क का मंदिर है वो गंग वंश के संस्थापक नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया है। नरसिंह देव फर्स्ट, ये सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। ये वो सवाल हैं जो आपकी परीक्षाओं में डेली आपसे पूछे जा रहे हैं दोस्तों। यहाँ से 1 से 2 सवाल आप और नोट कर लें, ये भी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आपकी परीक्षा में ये सवाल आ सकते हैं। गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों कब हुई थी? 1913 में। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी। और दोस्तों कहाँ पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। किसके द्वारा? दोस्तों लाला हरदयाल और सोहनलाल भाखड़ा, इनके द्वारा की गई थी गदर पार्टी की स्थापना। ये सवाल आपको ध्यान में रखनी है। और दोस्तों 1-2 सवाल आपको और बताना है कमेंट कर। अब आपको दोस्तों होमवर्क का सवाल आपका ओलेरी कल्चर में दोस्तों किसका अध्ययन किया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बता देना, ये सवाल भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। अब आप कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी आपको और कैसे लगे आज के सवाल। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। ये सारी मेहनत सिर्फ आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए की गई है। इन सवालों में से 100% आपकी आगामी सारी परीक्षाओं में से सवाल आपको देखने को मिलेंगे। और चैनल को लाइक ना किया हो, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। उसको ज्वाइन करने के लिए आप हमारे कम्युनिटी टैब में उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक कम्युनिटी टैब में पोस्ट करके रखा हुआ है। जो सवाल मैंने कल कराए थे और ये आज के सवाल, ये दोनों सवाल मिक्स कर मैं दोस्तों आपकी कम्युनिटी पोस्ट में अभी थोड़ी देर में डाल देने वाला हूँ। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।